हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी के अंतर्गत पार्ट 9 वीडियो लेकर के आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी एकलिंगी के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि एकलिंगी कौन है। इनमें से जो एकलिंगी होगा वो पपीता होगा। यानी पपीता क्या है? एकलिंगी का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तरह से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार इसको पूछा गया है, रिपीट किया गया है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस फल का बीज चोर को खाया जाता है? जायफल का, लीची का या फिर शरीफा का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें से जो एक फल है लीची का एक तरह से जायफल जो होता है, यानी ये लीची का मतलब बीज चोर को खाया जाता है। यानी लीची जो है इसका बीज चोर को मतलब खाया जाता है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि परागकण मुख्यतः है सपोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी एक तरह से परागकण मुख्यतः क्या होता है? ये जो होता है ये होता है नर युग्मक। यानी परागकण जो होता है मुख्यतः नर युग्मक होता है। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विचेरेरिया यानी वुचीरेरिया बैंक्राफ्टी के दौरान होता है मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, कालाजार होता है या फिर कैंसर होता है। वुचीरेरिया बैंक्राफ्टी के दौरान कौन सा रोग होता है? देखिए, इसके दौरान जो रोग होता है वो होता है फाइलेरिया। यानी इसके कारण जो होता है वुचीरेरिया बैंक्राफ्टी के दौरान इसके कारण क्या होता है? फाइलेरिया का रोग होता है। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। सिंड्रोम का अर्थ पूछा जा रहा है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि सिंड्रोम का अर्थ है, यानी सिंड्रोम का अर्थ आपको पूछा जा रहा है। सिंड्रोम का अर्थ रोग अवस्था होता है या फिर संक्रमणकारी की उग्रता होता है या फिर ये क्या है? फिर मैलिग्नेंसी या फिर लक्षणों का समूह। यानी एक तरह से सिंड्रोम का मतलब आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंड्रोम का जो मतलब होता है वो होता है लक्षणों का समूह। यानी लक्षणों का समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए के निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? यानी सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? लिंग निर्धारण का, विधि विज्ञान का, जीन प्रौद्योगिकी का या फिर अंग प्रत्यारोपण का? किसका एक उपयोगी साधन है सैटेलाइट? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्रौद्योगिकी का। यानी जीन प्रौद्योगिकी का क्या मतलब? एक तरह से क्या है? मतलब एक तरह से उपयोगी साधन है सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? जीन प्रौद्योगिकी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है 0 से 1 से 20 केबी तक या फिर 20 से 150 केबी तक, 100 से 1000 केबी तक या फिर 0 से 001 से 01 से केबी तक। यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना मन में आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 केबी से 150 केबी तक। इसका मतलब संख्या का आकार होता है। किसका संख्या का आकार? अनुबंध पुनरावर्तक का जो विभिन्न संख्या होता है उसका आकार कितना से कितना? 20 से 150 केबी तक होता है। ठीक है, इस तरह से 288वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा रहा है कि एंटीबॉडीज है, यानी एंटीबॉडीज के बारे में आपको पूछा जा रहा है। लियोप्रोटीन होता है या फिर स्टेरॉइड्स होता है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होता है या फिर प्रोस्टोग्लैंड से होता है। यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना आप लोग को मन में। एंटीबॉडीज क्या चीज होता है? एंटीबॉडीज जो होता है वो होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। यानी क्या होता है? एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का प्रकार है आपका एंटीबॉडीज। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी ग्लाइकोप्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इसमें कि ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर क्या है भाई? या फिर डाइसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर थीटोफाइलिन या फिर लोराजिपम या फिर मेथिड्रिन। यानी देखिए, यहाँ अंग्रेजी वर्ड को एक तरह से हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। फटाफट राइट आंसर चूज करना। पढ़ने में तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको एक तरह से होता है, एक तरह से पढ़ने में देर लगता है। ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है कि ब्राउन शुगर है, यानी ब्राउन शुगर के बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए, ब्राउन शुगर जो है वो आपका मेथिड्रिन यानी मेथिड्रिन है। ब्राउन शुगर क्या है? मेथिड्रिन है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 290वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, यानी मेथिड्रिन। ब्राउन शुगर है, मेथिड्रिन है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 90 का डी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एसिटा यानी एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है या फिर विषाणु है? एसिटा बुलेरिया इनमें से क्या है? कौन सा कैटेगरी में आता है? शैवाल का कैटेगरी में, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर विषाणु का कैटेगरी में आता है? देखिए, ये जो होता है ये शैवाल का कैटेगरी में आता है। यानी एसिटा बुलेरिया जो है इनमें से क्या है? शैवाल है, यानी शैवाल का एक प्रकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है क्या है?
अंड है, युग्मनज है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर द्वितीय केंद्रक यानी द्विगुणित संरचना जो पूछा जा रहा है आपको, यानी द्विगुणित जो संरचना होता है वो क्या होता है, यानी द्विगुणित संरचना जो होता है वो होता है आपका केंद्रक यानी द्वितीय केंद्रक, यानी द्वितीय केंद्रक यानी ये जो होता है द्वितीय केंद्रक ये होता है आपका द्विगुणित संरचना, यानी द्विगुणित संरचना कौन हो गया, द्वितीय केंद्रक, यानी 292वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन से बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जिबरेलिन है, क्या है, हार्मोन है, तनाव में वृद्धि मंदक है, या फिर वृद्धि एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिबरेलिन के बारे में आपको पूछा जा रहा है 293वां क्वेश्चन में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वृद्धि एंजाइम, यानी जिबरेलिन जो है वो आपका क्या है, एक तरह से वृद्धि एंजाइम का प्रकार है, यानी जिबरेलिन है वृद्धि एंजाइम है, ठीक है। इस तरह से 293वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, यानी वृद्धि एंजाइम। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक यानी नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, अनिश्चित अंड, अनिश्चित अंड, या फिर सहायक कोशिका, या फिर एंटीपोलर, या फिर द्वितीय केंद्रक। फटाफट राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, कौन, यह एक तरह से राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, यानी द्वितीय केंद्रक, कौन, एक तरह से द्वितीय केंद्र। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मादा मानव यानी मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है, गर्भधारण, या फिर अंडा उत्सर्ग, या फिर परस्तु, यानी मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। 295वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, यानी मादा मानव के अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडा उत्सर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडोत उत्सर्ग कहते हैं। इस तरह से 295वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, या फिर आंत में। लैंडिंग कोशिका कहां पाई जाती है भाई, वही आपको पूछा जा रहा। देखिए ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है वृषणों में, यानी लैंडिंग कोशिका कहां पाई जाती है, वृषणों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, वृषणों में पाई जाती है। इस तरह से 296वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन से कोई डिराइव करने का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ड्राइव करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए फटाफट मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं और फटाफट आप लोगों को आंसर बताते चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन से जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, बाह्य असंकलन, या फिर आवधि संयम, या फिर वासेक्टोमी, या फिर स्तनपान अनार्थ। ये फटाफट राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका आवधि संयम, यानी एक तरह से आवधिक संयम जो है एक तरह से प्राकृतिक विधि नहीं है, यानी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि कौन नहीं है, आवधिक संयम, ठीक है। इस तरह से 297 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, सुजाक, या फिर एड्स, या फिर ट्राइकोमोनिएसिस, या फिर सिफिलिस, यानी सिफिलिस। एक तरह से फटाफट राइट आंसर चूज करना है मन में आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रेट्रोवायरस के द्वारा कौन उत्पन्न होता है भाई, एड्स, यानी एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के द्वारा एक तरह से उत्पन्न होता है। 298 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कौन सा वर्ष में प्रारंभ हुआ, 1920 में, 1930 में, 1950 में, या फिर 1951 में। परिवार नियोजन प्रारंभ, यानी परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम हुआ, यानी एक तरह से इसका प्रारंभ यानी शुरुआत कब हुआ था, यही आपको 299 क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। इस तरह से 299 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, 1951 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, यानी ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया डार्विन द्वारा, लेमार्क द्वारा, माल्थस द्वारा, या फिर ह्यूगो डिविस द्वारा, यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए जनसंख्या पर जो निबंध लिखा वो माल्थस साहब ने लिखा, कौन, यानी माल्थस साहब ने, यानी माल्थस द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है, माल्थस द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है। इस तरह से 300 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी माल्थस द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना कहलाता है बधियाकरण, ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी, या फिर वासेक्टोमी। फटाफट राइट आंसर चूज करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी एक तरह से बधियाकरण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, यानी पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसका एक अलग नाम है, उसको और क्या कौन सा नाम से पुकारा जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्रता, अपिविहन का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथक्करण के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए
पृथक्करण के सिद्धांत को और जो कहते हैं ये युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम को कौन सा नियम को कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि द्विसंकर क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात आपको पूछा जा रहा है। एक होता है जेनोटाइपिक, जीन की संरचना को क्या कहते हैं? जेनोटाइपिक कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ फेनोटाइपिक अनुपात यानी फेनोटाइपिक रेशियो आपको पूछा जा रहा है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात होता है 3:1 या फिर 1:2:1 या फिर 9:3, 9:7 या फिर 9:3:3:1। फटाफट राइट आंसर आप लोग चूज करना मन में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9:3:3:1, यानी द्विसंकर क्रॉस का जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1 होने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें रिपीटेशन किए जाते हैं और इसी टाइप के आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन से मतलब एक तरह से ड्राइव करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना, या फिर स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, या फिर अत्यधिक लक्षणों को चुना, या फिर मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। फटाफट राइट आंसर आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग मैट्रिक के स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, मेंडल यानी जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में आप लोग 10th क्लास में ही बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मतलब मटर के पौधों को चुना था। किसको? मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है वर्धानता की, या फिर रंजकहीनता की, या फिर फिनाइल कीटोनूरिया की, या फिर एल्केटोनूरिया की। यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना आप लोगों को मन में कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति की दशा में कौन सा एक तरह से उत्पन्न होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी वही चीज आपको बताना है। देखिए मिलेनिन अगर रंग द्रव्य अगर अनुपस्थित रहेगा यानी उसका अगर कमी होगा तो रंजकहीनता होगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रंजकहीनता का रोग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 305वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी यानी रंजकहीनता। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? केंद्रक के द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर ऑटोसोम्स द्वारा, या फिर लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। यानी मानव नर की आनुवंशिक पहचान कैसे की जाती है? 306वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए ऐसे कैसे की जाती है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा, यानी लिंग क्रोमोसोम यानी एक तरह से सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मतलब मानव नर के आनुवंशिक गुण की पहचान की जाती है। ठीक है, इस तरह से 306वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी यानी लिंग गुणसूत्र के द्वारा मानव नर की आनुवंशिकता का पहचान किया जाता है या फिर आनुवंशिक पहचान की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, डीएनए के बारे में आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? थायमिन एवं साइटोसिन, या फिर एडेनिन एवं गुआनिन, या फिर साइटोसिन एवं यूरेसिल, या फिर थायमिन एवं यूरेसिल। फटाफट राइट आंसर चूज करना आप लोग को मन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कवर करा चुका हूं एक बार। यानी डीएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? देखिए डीएनए के पायरीमिडीन में जो पाया जाता है वो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। यानी थायमिन और साइटोसिन कहां पाया जाता है? डीएनए के पायरीमिडीन में। डीएनए में नहीं, यहाँ किसमें? डीएनए के पायरीमिडीन में। डीएनए के पायरीमिडीन में क्या क्या पाया जाता है? थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। इस तरह से 307वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ट्रांसफर यानी ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक यानी संदेशवाहक है आरएनए कोडोन से बंधता रहता है, कहलाता है क्या? कहलाता है त्रिक नॉन सेंस कोडोन, या फिर एंटी कोडोन, या फिर समापन कोडोन। क्या कहते हैं? ट्रांसफर में जो एक तरह से आरएनए यानी एक तरह से ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने में 3 क्षारकों का क्रम, एक तरह से जो जिस 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश यानी एक तरह से मैसेंजर होता है, मैसेंजर का काम करता है, यानी संदेशवाहक मैसेज को भेजता है, आरएनए कोडोन से बंधता रहता है। लेकिन इसको क्या कहते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं एंटी कोडोन। क्या कहते हैं? यानी एंटी कोडोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एंटी कोडोन कहते हैं। इस तरह से 308वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी यानी एंटी कोडोन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर मतलब 14, 2n बराबर 14 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 7 होगा, या फिर 14 होगा। यानी फटाफट राइट आंसर चूज करना है। सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होगा? देखिए ये जो होगा ये 7 होगा, यानी सहलगा क्वेश्चन था, टोटल कितना हो जाएगा? यानी सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर मतलब 14 होगा, तो क्या होगा उसका संख्या मतलब 7 हो जाएगा। यानी सहलगनता समूह की संख्या कितना? 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 309वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन का राइट आंसर हो गया 7 यानी ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, 310वां क्वेश्चन ऑप्शन पर यह कह रहा है कि ओपेरॉन यानी ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर नीरेनबर्ग ने, या फिर जैकोब एवं मोनार्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओपेरॉन मॉडल जो है उसको प्रस्तावित किसने किया वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ओपेरॉन जो मॉडल है इसको प्रस्तावित करने वाले का नाम था
जैकोब एवं मोनार्ड, यानी जैकोब और मोनार्ड मिलकर के मतलब ऑपेरॉन यानी ऑपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ठीक है, इस तरह से 310वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जैकोब एवं मोनार्ड, यानी एक तरह से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 311वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्रिफ्ट हेतु दाता के आंख की यानी गिफ्ट जो देता है, एक तरह से दान जो करता है हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लाई जाती है, लेंस, रेटिना, कॉर्निया या फिर क्रोएट। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। ये चीज पूरा तरह से दान जो आंख, जब आदमी एक तरह से कोई दाता अगर आंख अपना दान करता है तो उसका आंख का कौन सा भाग को लिया जाता है, वो कौन सा भाग को मतलब पूरा आंख को तो नहीं लिया जाता, उसका भाग का मतलब आंख का कौन सा भाग को लिया जाता है, वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो एक तरह से ये जो है पूरा आंख को नहीं लिया जाता, यानी कॉर्निया को लिया जाता है, यानी कॉर्निया को मतलब दाता दान करते हैं। ठीक है, और कौन सा हिस्सा मतलब प्रयोग में लाई जाती है, यानी यूज में इस्तेमाल में कौन सा हिस्सा आता है, कॉर्निया आता है। ठीक है, इस तरह से 311वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी, लामार्क ने, मेल्डन ने, डार्विन ने या फिर ह्यूगो डेवरिस ने। फिलोसॉफिक जूलॉजी की जो पुस्तक है, ये बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक है, काफी फेमस बुक है। यही बुक के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है, यानी एक तरह से इसका लेखक कौन है, वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 312वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए ये जो लिखा था ये लामार्क साहब ने लिखा था। कौन? लामार्क साहब ने। यानी फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी, तो लामार्क साहब ने लिखी। ठीक है, इसलिए 312वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, यानी लामार्क। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि कौन से एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन के डार्विन की धारणा को मतलब सहयोग देती है, पारजीवी जंतुओं का विकास या फिर क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का उत्पादन, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता का उत्पन्न होना या फिर अंग स्थानांतरण के लिए। फटाफट राइट आंसर चूज करना। 313वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ, यानी 313वां क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक तरह से, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक तरह से जो होता है, आप लोग को फटाफट कमेंट करना है। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी यहां नहीं लिखा है, कैसे मतलब एक तरह से टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को चूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को एक तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कल हम कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को एक तरह से रिमाइंडर में रहने देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लंबा है, इसको कल हम कवर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि तितली एवं पक्षी के पंख है, क्या है, अवशेषीय अंग, समवर्ती अंग, समजात अंग या फिर ए और बी दोनों। तितली एवं पक्षी के अंग जो होता है वो दोनों को उड़ने का कार्य करता है, वही आपको पूछा जा रहा है। ये जो तितली जो एक तरह से तितली और पक्षी के जो पंख है वह समवर्ती अंग का उदाहरण है। किसका? समवर्ती अंग का उदाहरण है। देखिए समवर्ती अंग वैसा अंग जिसका मतलब संरचना अलग अलग लेकिन कार्य एक ही है। ठीक है, तितली का जो पंख है उसका बनावट, उसकी संरचना पूरा अलग है। जैसे कि कोई भी पक्षी का अगर पंख को देखेंगे और तितली का पंख को देखेंगे तो बहुत अलग है, संरचना यानी बनावट जो है बहुत अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है, मतलब उड़ने का काम है। तो उस अंग को क्या कहते हैं? समवर्ती अंग कहेंगे। तितली और पक्षी के पंख क्या है? समवर्ती अंग का उदाहरण है। ठीक है, इस 314वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि फेंजिनवाद यानी पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? डार्विन ने, लैमार्क ने, बी मान ने या फिर डी ब्रिज ने। फटाफट राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है, एक तरह से मन में सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंजिनवाद यानी डार्विन साहब का, यानी पेंजिनवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डार्विन साहब ने प्रस्तुत किया। ठीक है, टोटल जितने भी क्वेश्चन कवर कराए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन कराए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे आप लोग को एक तरह से कवर करते जाना है। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको सारा क्वेश्चन से याद हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी, मतलब ये कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन थोड़ी है, ये कोई मैथमेटिक्स से थोड़ी है कि इसमें चेंजिंग कर देगा तो फिर क्वेश्चन मतलब एक तरह से आंसर ही चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक तरह से मतलब थ्योरी वाला, मतलब जो है आपको एक तरह से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं कि मतलब एक तरह से चेंजिंग किया जाएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में तो होता है, उसमें कोई भी अगर डिजिट को चेंज करेगा तो उसका मतलब एक तरह से आंसर ही चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये थोड़ी वीडियो है, बायोलॉजी है, आप लोग एक तरह से क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसी तरह से बने रहिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर कर दीजिए। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए आज। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।